गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा भाई, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। चलेगा, सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो मेरे दोस्त, हम पढ़ रहे थे गुड़गांव जिले को, और गुड़गांव जिले के प्रसिद्ध मेले हम डिस्कस कर रहे थे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को माता शीतला का मेला बताया था, बुद्धो माता का मेला बताया था, बूढ़ी तीज का मेला बताया था, और तीज आती है सावन के महीने में। तो बच्चों, ये सावन के महीने में आयोजित किया जाने वाला मेला है। एक भगत पूर्णमल का मेला मैंने आपको पढ़ाया कासन गांव के अंदर। मुस्लिम समुदाय के लिए लगने वाला हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध मेला गुड़गांव जिले के खोरी गांव में बच्चों आयोजित किया जाता है। एक मेला हमने पढ़ा महादेव का मेला। महादेव के मेले के बाद आज की क्लास में बच्चों एक और मेला आपको मैं पढ़ा रहा हूं। इस मेले को बोलते हैं हम सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला 2024 बच्चों, ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये गुड़गांव के अंदर। कहाँ आयोजित किया गया? गुरुग्राम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। भाई, पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, ये यार हैंड रिटन वाले कम से कम रुक जाया करो तुम। तुम्हें साथ की साथ पीएनजी दे रखी है क्लास की, और जब क्लास की पीएनजी तुम्हें साथ की साथ मिल जाती है, फिर भी तुम हैंड रिटन क्लास नोट्स हैं। जब क्लास के तुरंत बाद आपको वीडियो के साइड में आपकी पीएनजी दिख रही होगी, जैसा पढ़ाया जाता है वैसा आपको मिल रहा है, तो और क्लास नोट्स कौन से होते हैं? एक बार ये जो क्लास नोट्स वाले ना, इनको ब्लॉक करो सर। इनको पढ़ना लिखना है नहीं, बस क्लास नोट्स पूरा का पूरा लिखा हुआ डेली आपको मिल रहा है दोस्त। और कैसे मिलता है? सर, हम बात करेंगे बच्चों सरस आजीविका मेले के बाद। नेक्स्ट जो आपका मेला याद रखना है, वो याद रखना है भादों का मेला। भादों का मेला जो है, ये भाद्रपद महीने में लगता है। और भाद्रपद महीने में लगता है मेरे दोस्त, ये गोगा पीर जी के सम्मान में। गोगा पीर के सम्मान में। और ये आपको ध्यान रखना है कि भादों का जो मेला लगता है, लगता कौन से गांव में है? गांव का नाम पूछा जाता है, और गांव का नाम है इस्लामपुर। और इस्लामपुर बच्चों गांव है जिला गुड़गांव के अंदर। ठीक है। तो ये सारे के सारे मेले आपको याद रखने हैं। मेलों के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा और संस्थान की। तुम एक बार पढ़ाना स्टार्ट करने दिया करो मेरे को, उसके बाद तुम चाहे कुछ भी मांगते रहना, ठीक है। पहला अक्षर लिखता नहीं हूं, उससे पहले डिमांड आ जाती है तुम्हारी। हमने भी कोचिंग लिया यार। हम जब पढ़ते थे ना, तो हम टीचर के ऊपर पूरा विश्वास कर लेते थे। और जब हमने टीचर के ऊपर पूरा विश्वास किया, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया, और सिखाया तो आज हम वहां से कमा भी रहे हैं। लेकिन जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन आई है ना, तो विश्वास नाम की चीज तो मेरे हिसाब से रही नहीं है।
बिल्कुल ज्योति राठी, जो क्लासेस की पीडीएफ नहीं है वो आप टीम को बोलो, टेक्निकल जो टीम है, ठीक है, मैं भी बोल दूंगा। मेरी तरफ से सारी की सारी पीडीएफ टेक्निकल टीम के पास जा चुकी है। क्लास के तुरंत बाद मेरी पीडीएफ चली जाती है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो प्रसिद्ध शिक्षा और संस्थान हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा बहुत है ना गुड़गांव के पास। तो पैसा होगा तो वहां पर क्या होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको ज्यादा नजर आएंगी, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखनी है अमिटी यूनिवर्सिटी। अमिटी यूनिवर्सिटी याद रखनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आपको एस जी टी यूनिवर्सिटी याद रखनी है, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट बच्चों आपको यहाँ पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी याद रखनी है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय आपको याद रखना है। और जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना वो फरूख नगर के अंदर है। और मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूं कि फरूख नगर कहाँ है, तो आप बोलेंगे गुरुग्राम का हिस्सा है फरूख नगर। फरूख नगर तहसील है मेरे दोस्त गुरुग्राम जिले की। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर SCERT है। SCERT की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा सकती है बच्चों, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे राज्य शिक्षण एवं अनुसंधान, राज्य शिक्षण एवं अनुसंधान परिषद। मेरे दोस्त इसकी जो स्थापना हुई 1979 के अंदर गुरुग्राम में हुई थी। SCERT के बाद आपको ध्यान रखना है हिप्पा, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बच्चों हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। और आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई, तो आप बोलेंगे 1983 के अंदर हुई है, 1983 के अंदर। ठीक है, 1983 के अंदर। हिप्पा के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे HREC, याद रखना है आपको। HREC क्या होगा, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। हरियाणा परिवहन
अभियांत्रिकी निगम इसे बोलते हैं दोस्त। और ये हरियाणा रोडवेज की बसों को तैयार करने का काम करता है। तो हरियाणा रोडवेज के जो इंजीनियर हैं वो कहाँ हैं? गुड़गांव के अंदर। और जिस कॉरपोरेशन का वो पार्ट होंगे उसे बोलते हैं एचआरईसी। और हरियाणा रोडवेज की बसों में आप लोगों ने ये नाम कई बार कई जगह छपा देखा होगा, एचआरईसी एचआरईसी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर आईआईपीएम है। आईआईपीएम की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट। इसको बोलेंगे भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान, ठीक है। और बच्चों हम बात करें ना, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1995 के अंदर। आईआईपीएम के बाद 9वें नंबर पे याद रखना है एनबीआरसी। बच्चों इसे बोलते हैं नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। आजकल देश में उल्टे दिमाग के बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, किसी की नहीं मानते। तो बच्चों ऐसे दिमाग क्यों पैदा हो रहे हैं? दिमाग के ऊपर रिसर्च की जा रही है। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है और अपने हरियाणा में है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा स्थापना के साथ। तो मेरे दोस्त ये अनुसंधान केंद्र है नैनवाल गांव में। नैनवाल जो गांव पड़ता है ना, ये मानेसर का गांव है। और मानेसर पड़ता है बच्चों गुड़गांव के अंदर। बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, ठीक है, 1997 के अंदर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, यहां पर पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र है। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र है बच्चों गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एनएसजी। ब्लैक कैट जो कमांडो होते हैं, जिनको हम एनएसजी कमांडो बोलते हैं, एनएसजी कमांडो का बच्चों ट्रेनिंग सेंटर आपसे कोई पूछ ले, ये आपका मानेसर के अंदर है, ठीक है। बच्चों गुड़गांव के अंदर याद रखना है एग्री बिजनेस स्कूल है। तो पूछा जाएगा हरियाणा में एग्री बिजनेस स्कूल कहाँ स्थित है, तो भी आपको बोलना है एग्री बिजनेस स्कूल भी सर गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त।
अंकित शर्मा भाई, मैं अभी आपके कमेंट है ना उसका फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं टीम को अभी चलती क्लास में ही डालता हूँ। और बताइएगा, और इससे ज़्यादा सर्विस तुम्हें क्या दूँ यार। एक सेकंड रुको। ठीक है, हाँ इस संडे से करेंगे भाई, इस संडे से करेंगे। कोई ना कीर्ति, सौरभ, ये वहाँ एक बार चेक कर लो, हुई होगी। नहीं हुई होगी तो मैं आज एक बार चेक करवाता हूँ, चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर शिक्षा संस्थान के बाद पर्यटन स्थलों की। कौन कौन से पर्यटन स्थल है यहाँ? पर्यटन स्थलों में हर टाइप का पर्यटन स्थल आ जाएगा, धार्मिक भी आ जाएगा, ऐतिहासिक भी आ जाएगा, ठीक है। पर्यटन स्थलों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गुड़गांव के अंदर, यहाँ समा पर्यटन स्थल है दोस्त। समा पर्यटन स्थल गुड़गांव। नेक्स्ट है बारबेत पर्यटन स्थल। और हम बात करें तो बारबेत पर्यटन स्थल कहाँ होगा? ये होगा दोस्त सोहना के अंदर। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ मस्जिद है, तोमा मस्जिद याद रखेंगे, अंशुमन मस्जिद याद रखेंगे। तोमा मस्जिद है, अंशुमन मस्जिद है गुड़गांव के अंदर। मस्जिद में बच्चों सराय अली वर्दी खां की मस्जिद है। सराय अली वर्दी खां की मस्जिद। यहाँ पर सोहना का किला है। और इस सोहना के किले का निर्माण 18वीं सदी के अंदर बताया जाता है दोस्त। कौन सी सदी में? 18वीं सदी में। यहां पर हम बात करें तो गोपालगिरी का दुर्ग है। गोपालगिरी का दुर्ग, और गोपालगिरी का दुर्ग जो है दोस्त ये फर्रुख नगर में है। फर्रुख नगर, ठीक है। हम बात करें तो इस दुर्ग का जो निर्माण है बच्चों वो 13वीं सदी में बलबन के द्वारा करवाया गया था। बलबन जो गुलाम वंश का शासक था उसके द्वारा इसका निर्माण मेवात क्षेत्र में शांति स्थापित किए जाने के उद्देश्य से करवाया गया था। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ महल है जिसको बोलते हैं बेगम समरू का महल। बेगम समरू का महल है बच्चों झाड़सा गांव के अंदर।
क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया था बेगम समरू ने, तो अंग्रेजों ने इसको हरियाणा का करनाल और गुड़गांव दे दिया था। तो बच्चों बेगम समरू ने अपने रहने के लिए जाड़सा गांव में एक महल बनवाया था 19वीं सदी में, और उसी को बोलते हैं हम बेगम समरू का महल। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है, शीश महल। बच्चों ये फर्रुख नगर के अंदर है। ठीक है। हम बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया था वो फौजदार खां के द्वारा। बच्चों महल है तो सीधी सी बात है रहने का स्थान होगा, और ये फौजदार खां के रहने का स्थान था जिसने फर्रुख नगर की स्थापना की थी। बच्चों हम बात करें तो ये जो शीश महल है ना, ये लाल किले की तर्ज पर बनाया गया महल है। तो ये लाल किले की तर्ज के ऊपर बना क्या है आपका महल है, इसे बोलते हैं शीश महल। हम बात करें तो बच्चों यहां पर पटौदी पैलेस है। सैफ अली खान का बच्चों गांव है पटौदी, और सैफ अली खान के पिता का नाम था मंसूर अली खां पटौदी। बच्चों मंसूर अली खां पटौदी के पिता का नाम था इफ्तिकार अली खां पटौदी। ठीक है। तो पटौदी पैलेस जो होगा वो पटौदी में होगा, और ये सफेद रंग से बना हुआ बच्चों महल है, इसी को हम हरियाणा का व्हाइट हाउस भी बोलते हैं। हरियाणा का व्हाइट हाउस भी इसे हम बोलते हैं। मंदिरों के अंदर हमने भीमकुंड मंदिर पढ़ा था क्या? हाँ एकलव्य मंदिर, एक भीमकुंड मंदिर भी आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, यहीं पर मैं लिखवाऊंगा उसको, हरियाणा का ये व्हाइट हाउस कहलाता है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर एक छतरी है जिसको बोलते हैं सेठानी की छतरी। ठीक है, सेठानी की छतरी गुरुग्राम। बच्चों यहाँ एक बावड़ी है जिसको बोलते हैं गोल बावड़ी। बावड़ी का मतलब क्या होता है? मिट्टी के कटाव से बनने वाला गड्ढा जिसके अंदर पानी ठहर जाए उसी को बावड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा। चश्मा बोल सकते हैं या कुंड बोल सकते हैं। ये सोहना में है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका जो पानी है वो गर्म क्यों रहता है, तो आपको बोलना है गंधक या सल्फर के कारण। ठीक है, तो याद रखना है गंधक या सल्फर के कारण। तो गंधक या सल्फर के कारण। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मेरे दोस्त, यहां पर एक संग्रहालय है जिसका नाम है उरुस्वती संग्रहालय। उरुस्वती संग्रहालय ये कहाँ होगा? गुरुग्राम में होगा। उरुस्वती के बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर फोक आर्ट म्यूजियम है, फोक आर्ट संग्रहालय। बच्चों ये भी गुरुग्राम में है। और फोक आर्ट संग्रहालय की जो स्थापना है वो 1984 में की गई थी।
1984 में केसी आर्यन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फोक आर्ट म्यूजियम के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां पर विरासत परिवहन संग्रहालय है, जिसे हम बोलेंगे हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। ठीक है। नेक्स्ट हम बच्चों बात करें यहां किंगडम ऑफ ड्रीम है। किंगडम ऑफ ड्रीम, तो किंगडम ऑफ ड्रीम क्या है? यह भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक है। भारतीय कला व संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम बच्चों कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। ठीक है। हम बात करेंगे बच्चों यहां पर फोटोग्राफिक सेंटर है। फोटोग्राफिक सेंटर, और ये एशिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफिक सेंटर है। एशिया का सबसे बड़ा, तो जितने भी कैमरे आज तक यूज हुए हैं ना, उन सारे के सारे कैमरों की प्रदर्शनी बच्चों आपको यहां लगी हुई नजर आएगी। इसे बोलते हैं फोटोग्राफिक सेंटर। यहां कुछ झील है जिसके अंदर भीमकुंड झील का नाम आता है। और भीमकुंड जो झील है बच्चों, इसको पिंचा खेड़ा जोहड़ के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर भीमकुंड मंदिर बना हुआ है। ठीक है, यहीं पर भीमकुंड मंदिर बना हुआ है। भीमकुंड झील के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां पर बसई झील है। बसई झील है बच्चों, और ये आपकी एक आर्द्र भूमि झील है, यानी कि वेटलैंड लेक बोल देंगे इसको। इसके अलावा यहां एक और झील है जिसका नाम है घाटा झील। ये घाटा गांव के अंदर है। बच्चों एक और झील है सुल्तानपुर झील। और ये गांव सुल्तानपुर में पड़ती है। गांव सुल्तानपुर तहसील फर्रुख नगर में पड़ता है बच्चों। ठीक है। ये जो झील है ना, इसे पक्षियों का संवर्ग स्थान कहा जाता है। पक्षियों का ये संवर्ग स्थान है। और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। प्रवासी का मतलब जो विदेश से आते हैं। तो प्रवासी पक्षियों के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। इन प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन जो सार्स है, जो सर्दियों के मौसम में हर बार अपने बहुत बड़े परिवार के साथ यहाँ आता है। वो इन सभी पक्षियों में मुख्य पक्षी होगा। और सर्दियों में इन्हीं पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जब यहाँ जाते हैं, तो हम बोल देंगे कि सबसे ज्यादा पर्यटक बच्चों कौन सी झील पे आते हैं? सुल्तानपुर झील पर। ठीक है।
हम बात करें तो इसे वर्ष 2021 में रामसर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया। तो वर्ष 2021 में इसे रामसर स्थलों की सूची में बच्चों क्या किया गया, शामिल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये पहचान बना चुकी है अपनी। नहीं आते भाई अभिषेक, नहीं आते, उसको छोड़ दे। ठीक है, उसको छोड़ दे, नहीं आते। चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर डीएलएफ गोल्फ कोर्स है मेरे दोस्त, एक गोल्फ कोर्स भी याद रख लेना। ये गुरुग्राम में है। यहां पर एबियंस मॉल भी है। इस्पात मूर्ति भी है। और ये स्टील से बनी हुई प्रदेश में सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, तो कीजिएगा फटाफट नोट, ये आपको सारे के सारे पर्यटन स्थल याद रखने हैं मेरे दोस्त। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहां पर पढ़ना पर्सनैलिटी, महान व्यक्तित्व। और महान व्यक्तित्व के साथ ही गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट को करेंगे कंप्लीट। फिर पढ़ेंगे बच्चों नया डिस्ट्रिक्ट जींद के रूप में। चलेगा, नोट कर चुके हो आप लोग, तो आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा बच्चों महान व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनैलिटी। महान व्यक्तित्व में आपको ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहले गीता जुत्सी। अब गीता जुत्सी का संबंध रहा है किससे, एथलेटिक्स से। और एथलेटिक्स गेम में बहुत सारे गेम शामिल होते हैं। तो एथलेटिक्स में मेरे दोस्त ये कौन से गेम से संबंधित है, दौड़ से। और हम बात करें तो दौड़ में भी बच्चों 800 मीटर और 1500 मीटर की ये बेहतरीन दावक रही है। ठीक है, प्रदेश की प्रथम भीम और अर्जुन अवॉर्डी, सबसे पहले जिस महिला को भीम पुरस्कार मिला और अर्जुन पुरस्कार मिला, हरियाणा की पहली ऐसी महिला गीता जुत्सी है बच्चों। ठीक है, गीता जुत्सी के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां पर शिवानी कटारिया। शिवानी कटारिया जो है बच्चों, ये कौन से खेल से संबंधित है, तैराकी खेल से। शिवानी कटारिया के बाद तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है आ, अनूप कुमार। अनूप कुमार का संबंध रहा है कबड्डी खेल से। भारतीय कबड्डी टीम के कैप्टन भी रहे हैं अनूप कुमार।
नेक्स्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है राजकुमार राव। बच्चों ये बॉलीवुड अभिनेता हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां से शेखर गुरेरा। बच्चों ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध किताब भी है, वो किताब भी पेपर में पूछी गई है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मेरे दोस्त कारगिल कार्टून्स। ठीक है, कारगिल कार्टून्स, तो याद रखेंगे कारगिल कार्टून्स। ठीक है, तो कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 में, जिसे हम ऑपरेशन विजय के रूप में बच्चों जानते हैं, तो वहां पर भारतीय सैनिकों की जो पराक्रम है, बहादुरी है, वो पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर कार्टून के माध्यम से दिखाया गया है। और इस किताब को बोलते हैं कारगिल कार्टून्स। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों प्रीतम रानी सिवाच। बच्चों ये हॉकी खिलाड़ी रही हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा रही हैं। और अब सोनीपत में इनकी शादी हो रखी है, सोनीपत में रह के ये हॉकी की एकेडमी चलाती है। और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको द्रोणाचार्य अवॉर्डी के रूप में हम जानेंगे प्रीतम रानी सिवाच को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आशीष नेहरा। बच्चों संबंध है क्रिकेट खेल से। भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे, गुड़गांव से आते हैं। मधु आजाद। गुड़गांव की पहली महिला मेयर है बच्चों मधु आजाद। गुड़गांव नगर निगम में पहली महिला मेयर बनने वाली मधु आजाद हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर मंसूर अली खां पटौदी की। बच्चों सैफ अली खान के पिता करीना कपूर के ससुर हैं ये। ठीक है, इंग्लैंड और भारत दोनों देशों से क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनने वाला पहला हरियाणवी खिलाड़ी है बच्चों। भारतीय क्रिकेट टीम का या भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले प्रथम हरियाणवी।
बच्चों कौन है? मंसूर अली खां पटौदी हैं। ठीक है ना। यहां पर एक झील और पढ़ लेना बच्चों, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा। कोई रह भी जाएगी ना तो ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तब आ जाएंगे, ये दोबारा नाम रिपीट होंगे सारे के सारे। तो तुम चिंता मत किया करो, कोई एक दो नाम रह भी जाता है तो वो दोबारा आ जाएगा, क्योंकि अपने को वो फिर ज्योग्राफी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ना है, जहां पर हम हरियाणा की नदी नहर झील बांध सब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लपेटे में आ जाएंगी। कोई एक दो रह जाए तो चिल्लाया मत करो। तो दमदमा जो झील है बच्चों, ये दमदमा गांव के अंदर है और ये सबसे बड़ी झील है हरियाणा की। क्योंकि कई बार इतने नाम दिमाग में चलते हैं तो कोई एक दो रह भी जाता है, लेकिन जब हम टॉपिक वाइज चलेंगे ना चीजों को लेके, तब ये अपने आप लपेटे में आ जाएंगे। 10वीं जो शख्सियत है बच्चों वो है अयोध्या प्रसाद गोयलिया। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ये हिंदी और उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त कि बताइएगा एक ऐसा हरियाणा से उर्दू भाषा का कवि जिसने अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया, तो बच्चों वो अयोध्या प्रसाद गोयलिया होंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल पूजा, सही बात बोल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल संदीप, धन्यवाद, बहुत बढ़िया लिखते हो, धन्यवाद आपका। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। महान व्यक्ति तो अपना कंप्लीट, और इसके साथ ही बच्चों जिला गुड़गांव भी कंप्लीट। ठीक है। गुड़गांव के बाद जिला दर्शन में पढ़ेंगे हम जींद। बच्चों हम बात करेंगे जिला दर्शन जींद की। सबसे पहले जब हम जिला पढ़ते हैं तो जिले की स्थिति को मापते हैं। और जब भी आप जींद को देखोगे तो जींद आपको नजर आएगा हरियाणा के मध्य भाग में। ठीक है। स्थिति के बाद हम बात करते हैं अस्तित्व। और बच्चों आपको पता होना चाहिए अस्तित्व जो होगा वो जींद का होगा जिले के रूप में 1 नवंबर 1966। अस्तित्व के बाद हम बात करते हैं अक्षेत्रफल की। ठीक है। अक्षेत्रफल यहां दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक गठन के समय, और गठन के समय पूछेगा तो हम बता देंगे बच्चों 2712 वर्ग किलोमीटर। एक आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में, तो वर्तमान में भी हम एरिया बता देंगे मेरे दोस्त 2702 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के बाद हम बात करेंगे दोस्त जनसंख्या की, और जनसंख्या का आधार होगा 2011 की जनगणना।
और 2011 की जनगणना के आधार पे मैंने आपको 5 जिले पढ़ाए थे 15 लाख से ज्यादा, 6 जिले पढ़ाए थे 10 लाख से कम। तो जींद ऐसे जिलों में शामिल होगा जिसकी जनसंख्या 15 लाख से तो कम होगी लेकिन 10 लाख से ज्यादा होगी बच्चों। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में जींद शामिल होगा। हम बात करें तो जींद का पुराना नाम क्या है? तो जींद का पुराना नाम है बच्चों जयंतपुरी। और ये जयंतपुरी कहाँ लिखा पाया गया है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी में बच्चों इसे जयंतपुरी बोला गया। लेकिन हम बात करें ना कि जींद का वर्णन हमें और कहाँ मिलता है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है जींद का जो वर्णन है वो हमें महाभारत ग्रंथ में भी मिलता है और पद्म पुराण में भी मिलता है। तो आपसे कोई पूछ लेना कि जींद का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो यहां पर भी मिलता है। पुराने नाम के बाद हम बात करेंगे नामकरण की। तो नामकरण बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किस कारण हुआ है। विजय का प्रतीक माने जाने वाली जयंती देवी मंदिर के कारण। बताया जाता है कि जीत का प्रतीक माने जाने वाली माता जयंती देवी के सम्मान में पांडवों ने महाभारत युद्ध में जाने से पहले यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के अंदर बैठ के पूजा अर्चना की थी। बच्चों इस मंदिर के अंदर बैठकर पूजा अर्चना करके वो युद्ध मैदान में गए थे और उस युद्ध को जीत के आए थे। जीत के आने के बाद इस मंदिर की प्रसिद्धि बड़े दूर दूर तक फैली थी। लोगों ने इस मंदिर के आसपास बसना स्टार्ट कर दिया था और जयंती देवी माता के नाम पर बने हुए मंदिर के आसपास जब लोग बसे तो जयंती से ये क्षेत्र बना जयंतपुरी, और जयंतपुरी से मेरे दोस्त इसका नाम क्या कहलाया? जींद कहलाया। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि जयंती देवी मंदिर के साथ साथ यहाँ पर जींद की एक रानी हुई है जींद कौर, उनके नाम पर भी कई लोग बोलते हैं कि इसका नाम जींद पड़ा है। रानी जींद कौर के नाम पर। लेकिन बच्चों जो ग्रंथों में लिखा गया है वो जयंती देवी मंदिर के बारे में ही लिखा गया है। ठीक है, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जींद के जो पड़ोसी हैं मेरे दोस्त वो कौन कौन से हैं, और मानचित्र के ऊपर जींद की स्थिति को तुम लोग देख लीजिएगा। ये है बच्चों जींद। ठीक है, यदि ये जींद है तो ये क्या है बच्चों? हिसार। यदि ये हिसार है तो इससे ऊपर वाला क्या है? फतेहाबाद। बच्चों यहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये कैथल। ये करनाल है बच्चों। करनाल के ठीक नीचे ये पानीपत है। पानीपत के ठीक नीचे ये सोनीपत है। सोनीपत के ठीक नीचे ये रोहतक है।
और बीच में है जींद। तो जींद के चारों ओर मैं बात करूं तो जिलों की संख्या कितनी है दोस्त? 7 है। और सबसे ज्यादा पड़ोसी जिले होने के चलते ही इसका नाम हम पुकारते हैं हरियाणा का दिल। तो बच्चों इसीलिए कहा जाता है जींद को हरियाणा का दिल, क्योंकि जिस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर जो दिल है ना वो कई ऑर्गन के साथ जुड़ा होता है, ऐसे ही मेरे दोस्त जींद सबसे ज्यादा 7 जिलों के साथ जुड़ा हुआ है। और 7 जिलों के साथ जुड़े होने के चलते हमने इसको हरियाणा का दिल बोला, ना कि हम इसलिए दिल बोलेंगे कि हरियाणा के बीच में है। ठीक है। तो नामकरण के बाद हम बात करेंगे उपनाम की, कि उपनाम में इसे किस किस नाम से पुकारेंगे। एक तो इसे हरियाणा का दिल बोल देंगे, एक मेरे भाई इसे हम बोल देंगे मिल्क सिटी। यहीं पे पढ़ा देता हूं सारे के सारे उपनाम, यानी कि दूध नगरी बोल देंगे। या मिल्क सिटी बोल देंगे। ठीक है। और मेरे दोस्त इसे क्या बोल देंगे हम? इसे हम बोल देंगे कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि। क्या बोल देंगे इसे? कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि इसे बोल देंगे। ठीक है ना। और हम बच्चों इसे क्या बोल देंगे? और हम इसे बोल देंगे जाट बेल्ट का चौथा जिला। हरियाणा में जाट बेल्ट के 4 जिले हैं बच्चों, और उन 4 जिलों में जाट बेल्ट का चौथा जिला कौन सा होगा? जींद होगा। तो जाट बेल्ट का पहला जिला कौन सा हो जाएगा? फिर सोनीपत। दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा? रोहतक। तीसरा जिला कौन सा हो जाएगा? हिसार। और चौथा जिला मेरे दोस्त याद रखना है जींद जिला होगा, है ना। तो पेपर में पूछा गया कि जाट बेल्ट का जींद कौन से नंबर का जिला है, तो आप बोलेंगे मेरे दोस्त चौथा जिला है। ठीक है। एक हम जींद को क्या बोल देंगे? एक हम जींद को बोल देंगे एल्यूविल या आयोलियन भूमि। क्या बोल देंगे? एल्यूविल या आयोलियन भूमि हम बोल देंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना। तो एल्यूविल या आयोलियन का मतलब क्या होता है? जो नदियों के जल के साथ मिट्टी बहा के लाई जाती है और उस मिट्टी से बना हुआ कोई भी एक क्षेत्र जो होगा उसको एल्यूविल या आयोलियन कहा जाता है। एल्यूविल का मतलब जलोढ़ होता है, और जलोढ़ का मतलब जो जल के साथ लुढ़क के आई है, और जल के साथ लुढ़क के क्या आएगी? मिट्टी आएगी, और उस मिट्टी के माध्यम से बच्चों जो क्षेत्र तैयार होगा उसे एल्यूविल प्लेन कहा जाता है, जलोढ़ मैदान उसे कहा जाता है। ठीक है। तो हम बात करें तो जींद जिले की भूमि को बनाने में जिन 2 नदियों का योगदान रहा है उसमें एक गग्गर है और एक यमुना। तो गग्गर और यमुना नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाया गया ये बीच का क्षेत्र है मेरे दोस्त, और इस बीच के क्षेत्र को हमेशा एल्यूविल भूमि के नाम से जाना गया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी जींद को बच्चों हम कल की क्लास में लपेटने का काम करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।